सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अल्फा इंडियन। और आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे बिहार के करंट अफेयर्स की जो सीरीज है उसका एपिसोड नंबर 2 है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं, हमने जो पहली न्यूज़ थी हमारी, जो हमने बिहार के सेंसस के बारे में बात की और बहुत डिटेल में बात की। जो सीरीज का पहला एपिसोड है उसमें आप देख सकते हो कि उसमें सारी बातें की गई हैं, बहुत अच्छी तरीके से बातें की गई हैं। जो बिहार का सेंसस, जो हमारा बेसिकली कास्ट सेंसस किया गया था। सो आज की इस वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज कि बिहार टू गेट इट्स सेकेंड टाइगर रिजर्व इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बिहार को अपना सेकेंड जो टाइगर रिजर्व है वो मिलने वाला है, मिल गया है। कहाँ पे? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। सो मतलब मिल जाएगा एट द एंड। मतलब अगर ये जो न्यूज़ है हमारी अक्टूबर 2023 की है, तो लाइक अभी तक मिल चुका है। सो देखते हैं कहीं आगे की न्यूज़ में अपडेट भी हो चुका होगा ये। सो बिहार इज सेट टू गेट ए सेकेंड टाइगर रिजर्व इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बिहार को अपना सेकेंड टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। कहाँ पे? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है। बाई द एंड ऑफ द ईयर अर्ली 2024, ये 2023 के एंड में या 2024 के अर्ली में मिल जाएगा। दी स्टेट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैव सेड दैट दे आर वर्किंग टू ऑब्टेन दी नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी अप्रूवल फॉर डिक्लेयरिंग कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व। अब देखो बात क्या है। देखो, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले से एग्जिस्ट करती है। अब उस एक टाइगर रिजर्व बनाना है, बेसिकली वहाँ पे टाइगर रखने हैं। तो हमें कहाँ से अप्रूवल चाहिए होता है? नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA से, जो हमारे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उन्हें वहाँ से अप्रूवल चाहिए। तब जाकर वो हमारे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक टाइगर रिजर्व बना पाए। बिहार में टोटल अगर टाइगर का काउंट देखा जाए तो 54। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें उसमें बनती हैं। न्यूज़ इतना ही खत्म है। न्यूज़ बेसिकली पहले दिन की ये थी कि बिहार को अपने कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक टाइगर रिजर्व बनेगा, हमारे कैमूर डिस्ट्रिक्ट में मतलब इसे एक टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। और जो हमारे स्टेट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उन्हें बेसिकली क्या करना है, उन्हें अब अप्रूवल लेना है किसका? नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA का, ताकि वो डिक्लेयर कर सके कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक टाइगर रिजर्व। और बिहार में भी टोटल काउंटिंग जो है टाइगर्स की वो 54 है। ठीक, थोड़ा NTCA की बात करें, अगर अप्रूवल लेना है तो एक बॉडी होगी। ठीक है, सो NTCA क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि 2005 में आई थी, रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे इस NTCA बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, हाईलाइटर यही है ना? ठीक है, मुझे पता नहीं कलर कौन सा लिया है मैंने। सो ये आएगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, सॉरी इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये 2005 में आया था टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे, एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है इस न्यूज़ के लिए। ये चीज़ इरेलीवेंट है। ठीक है, ये है सेकेंड टाइगर रिजर्व, इम्पोर्टेंट है। उसका किस में था ये भी इम्पोर्टेंट है, 54। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें कुछ फैक्ट्स है जो हमारे इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा अभी हमने बात कर ली न्यूज़ के बारे में, हमने बात कर ली NTCA के बारे में, थोड़ा सा कैमूर के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात कर लेते हैं। सो हमारे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में 2 पार्ट्स में, द सेंचुरी हैज़ 2 पार्ट्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यू रीजन्स। तो उसमें प्लेन्स भी हैं और थोड़े प्लेट्यू रीजन्स भी हैं। ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1979 में। ठीक है, इसमें डाइवर्स फॉरेस्ट टाइप्स होते हैं और इसमें रेयर फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं। जैसे कि क्या क्या फौना मिलता है वो देख लेते हैं। लेपर्ड, स्लोथ बियर, चीतल, सांबर, वाइल्ड पिग, नीलगाय, चौसिंघा। ठीक है, क्या क्या फ्लोरा मिलता है? खैर, प्लास। सो ये चीज़ें हैं क्या इसमें, दोनों प्लेन्स और हमारे प्लेटो रीजन्स भी होता था। 1979 स्टैब्लिश हुआ है, कुछ फ्लोरा एंड फौना इस टाइप के मिलते हैं। ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है? कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसके बारे में एक और फैक्ट क्या है, ये लार्जेस्ट है, इट इज द लार्जेस्ट एंड द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू डिक्लेयर्ड इन बिहार। ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बिहार का सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
इसे कनेक्ट इट इज कनेक्टेड विथ द चंद्रप्रभा वाइल्ड सेंचुरी ऑफ यूपी विच इज अगेन हैज लिंक विद द संजय दुर्बी टाइगर रिजर्व एंड पन्ना लैंडस्केप इन मध्य प्रदेश टू स्टेपिंग स्टोन्स फॉरेस्ट इन रायपुर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, कि ये चन्नाप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से थोड़ा बहुत एसोसिएटेड है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो ये थोड़ा बहुत जो हमारी न्यूज़ थी उसको हमने कवर किया है कि बेसिकली हमारा जो सेकेंड टाइगर रिजर्व मिला है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके लिए होमवर्क एक कि जो बिहार का जो बिहार में जो पहला टाइगर रिजर्व था वो कहाँ पे है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। इस न्यूज़ में क्या क्या सवाल आ सकते हैं उसके बारे में हमने बात की, ठीक है। तो आप गेस कर सकते हैं कि मतलब, चलो आपको 10 सेकंड देता हूँ इसी वीडियो में, आप थोड़ा सा रिकॉल करो कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व कहाँ है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है बिहार में, मतलब एटलीस्ट स्टेट कुछ तो गेस करो। तो देखो कैमूर जो हमारा टाइगर रिजर्व बन जाएगा वो हमारा सेकंड है, और जो फर्स्ट है हमारा वो है हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। कहाँ है? चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारा, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है हमारा ये प्यारा सा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो जरूर याद रखना कि सेकंड के बारे में पढ़ाया गया तो फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। चलो अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। क्या इतनी सी है या पूरा ही? हाँ चलो है, थोड़ा सा बड़ा न्यूज़ है। तो अक्टूबर के मंथ में क्या हुआ था, जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक 3 days विजिट में आई थी बिहार के लिए, बिहार में फ्रॉम अक्टूबर 18, ठीक है। तो वही 18, 19, 20 ये 3 दिन रही होंगी। सो द गवर्नर राजेंद्र अगलेकर, ठीक है, सीएम नीतीश कुमार एंड डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उस टाइम पे वही थे, वेलकम हिम एट द एयरपोर्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम बाय गिविंग हिम अ प्लांट द प्रेसिडेंट पोर्ट्रेट एंड दी भागलपुरी सिल्क साड़ी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है इस पर्टिकुलर न्यूज़ का। इस न्यूज़ ये लाइन बस आपको बता देती है कि हाँ आपको अपने बिहार के गवर्नर का नाम राजेंद्र अगलेकर सीएम डिप्टी सीएम अब मत याद करना क्योंकि डिप्टी सीएम अब चेंज हो चुके हैं, ठीक है। ही इज़ नॉट द डिप्टी सीएम ऑफ बिहार एनीमोर। और क्या दिया, प्लांट दिया, उनकी पोर्ट्रेट दी और भागलपुर साड़ी दी, ठीक है। सो ये उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी चीज़ें। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू इज द 6th प्रेसिडेंट टू कम टू ऑफ द कंट्री टू कम टू बिहार। सो बिहार में आने वाली 6ठी प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है जो मैं आपके अगर एमसीक्यू सेशन लूंगा मैं पूछूंगा अभी आपसे कि इनके अलावा और कौन कौन से 5 प्रेसिडेंट्स हैं जो बिहार आ चुके हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट क्लियर है हमारे, ठीक है। की पॉइंट्स क्या निकल सकता है, द प्रेसिडेंट लॉन्च द 4th एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ बिहार ऑन 18 अक्टूबर एट बापू ऑडिटोरियम इन पटना। सो उन्होंने लॉन्च किया क्या, 4th एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ बिहार, ठीक है। सो मुर्मू इज द 3rd प्रेसिडेंट टू इनॉग्रेट द एग्रीकल्चर रोड मैप। जैसे 3rd प्रेसिडेंट है जिन्होंने हमारे एग्रीकल्चर रोड मैप को इनॉग्रेट किया है। अर्लियर द 2nd agriculture roadmap was inaugurated by PM प्रणब मुखर्जी एंड द 3rd was inaugurated by रामनाथ कोविंद, ठीक है। देखो क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो की पॉइंट्स है ना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे थोड़ी सी की पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है ना, देखो बिहार एक पहला ऐसा स्टेट था हमारे देश का जो कि रोड मैप बनाता है ऑन एग्रीकल्चर। क्या बनाता है, रोड मैप बनाता है ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये प्रथा जो है हमारी 17 अक्टूबर, जो हमारी 17 अक्टूबर है 2020 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो अभी तक हमारे कुल मिला के 3 जो प्रेसिडेंट है ये हमारा चौथा था, ठीक है। ये हमारा चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप जो हमने लॉन्च करा था, ये चौथा था हमारा। और द्रौपदी मुर्मू खुद जैसी तीसरी बन चुकी हैं जिन्होंने इसे स्टार्ट किया। जो प्रीवियस 3 जो थे हमारे एग्रीकल्चर रोड मैप उनको भी इनॉग्रेट करने वाले प्रेसिडेंट ही आ चुके हैं। जो 3rd बेसिकली 4th को हमारी मुर्मू जी ने लॉन्च किया, जो हमारी 2nd एग्रीकल्चर थी उन्हें प्रणब मुखर्जी किया था, 3rd को रामनाथ कोविंद जी ने किया था। सो इसी तरीके से चीज़ें थी। और ये रोड मैप की चीज़ें कैसे एग्जिस्ट की, द फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप वाज लॉन्च बाय ऑर्गेनाइजिंग ए किशन पंचायत कृष्ण मेमोरियल हॉल
ठीक है। किसान पंचायत बाय ऑर्गेनाइजिंग किसान पंचायत हुई थी और कृष्णा मेमोरियल हॉल में इस पर्टिकुलर डे को पहला एग्रीकल्चर रोड मैप लॉन्च किया गया था। एग्रीकल्चर रोड मैप एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अब उन चीज़ों के बारे में आते हैं कि प्रेसिडेंट ने जो जो चीज़ें की हैं। ठीक, the presentation of the agriculture roadmap was given before the president, in which it was said that farming will be done on PPP model. ठीक है, the Bihar government will spend 1,62,000 crore on this in next 5 years. Along with this, a target set to provide water to every farm by 2025. So ये जो presentation था हमारा, उसमें PPT mode was done इन पीपीटी मोड। ठीक है, सो जो बिहार गवर्नमेंट का जो प्लान है, हमारा रोड मैप है, वो इज बेसिकली टू इन्वेस्ट अराउंड स्पेंड अराउंड 1,62,000 करोड़ फार्मिंग पे नेक्स्ट 5 ईयर्स में, और हर एक प्रोवाइड वाटर टू एवरी फार्म बाय 2025। सो ये कुछ हमारा मॉडल सेट है बिहार गवर्नमेंट का। सो ड्यूरिंग दिस द प्रेसिडेंट सेट दैट टुडे द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन द कंट्री एंड अब्रॉड। सो जो चीज़ बताइए, जो हमारे प्रेसिडेंट ने बताई है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ रहा है और अब्रॉड में भी बढ़ रहा है। ठीक है, और एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिहार की जीडीपी। ठीक है, इन सच सिचुएशन द प्रेसिडेंट एडवाइज द फार्मर्स ऑफ बिहार टू डू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देखो क्या है कि सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट ने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या यूज़ है। पहले मैं यूज़ से ज़्यादा ने बताया कि बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, हर मतलब देश में विदेश में हर जगह इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जो एग्रीकल्चर है वो हमारे बिहार के जीडीपी में ना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। सो इसलिए जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने आग्रह किया, एडवाइस किया, बेसिकली एडवाइस करा टू द फार्मर्स ऑफ बिहार कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ठीक है, इसी के साथ ही ऑन दी वन हैंड द ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी काम आता है, और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया होते हैं। तो एड एंड ऑड थिंग इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की कोशिश की और बताया कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपका कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर कम होता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होता है, इसमें ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनसे वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हमने देखा कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो महाबोधि टेम्पल गई, हमारी महाबोधि टेम्पल गई, हमारी जो द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है वो हमारी महाबोधि टेम्पल गई। सो basically she is the third president of the country to visit the महाबोधि टेम्पल। सो थर्ड ऐसी प्रेसिडेंट है। इससे पहले मिस्टर श्री एपीजे अब्दुल कलाम हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे और प्रताप सिंह पाटिल, ये दोनों भी इस टेम्पल पर जा चुके हैं। ठीक है, तो एक विजिट तो ये हो गया इनकी। और उसके बाद ठीक है, तख्त श्री हरमंदिर साहब। ठीक है, सो ये यहाँ पर भी गई हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग अ विजिट पेड दी obeisance to the दरबार साहिब एट द तख्त श्री हरमंदिर जी, पटना साहिब, द बर्थ प्लेस ऑफ 10th गुरु ऑफ सिख श्री जो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी। सो इनके यहाँ भी गई हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली इस पर्टिकुलर न्यूज़ ने क्या कवर करा है यार, कि जो द्रौपदी मुर्मू जी आई वो कितने दिन के लिए आई, कब आई, किन्ने उनको स्वागत करा। ठीक है, फिर उन्होंने सबसे पहले क्या क्या काम किया, उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर रोड मैप को इनॉग्रेट करा, उन्होंने एक स्पीच दी, हमने बिहार के विजन के बारे में जाना कि बिहार का क्या विजन है टुवर्ड्स इट्स फार्मिंग। ठीक है, उसके बाद कैसे कैसे प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। फिर महाबोधि टेम्पल और हमारे तख्त श्री हरमंदिर साहिब में गए, तो उन दोनों चीज़ों के बारे में हम जाना। ठीक है, सो ऑल इन ऑल ये थोड़ा सा हमारे प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट की विजिट के बारे में था और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता था इस पर्टिकुलर मंथ के बारे में, बहुत जरूरी होता हमारे लिए। ठीक है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे तख्त श्री हरमंदिर साहिब के बारे में। सो इट इज़ वन ऑफ द 5 तख्त ऑफ द सिख ऑफ इंडिया लोकेटेड इन पटना। वेरी गुड। The Guru Gobind Singh, the 10th Guru of Sikh, was born on 22 December 1666 in Patna in the Mughal Empire. He spent his early years here before moving to Anandpur Sahib. Apart from being the birthplace of Gobind Singh, Patna is also known for the visit of Guru Nanak and Guru Tegh Bahadur.
The Takht was built in 19 September by Maharaja Ranjit Singh to mark the birthplace of Guru Granth Sahib. तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि इस जगह पे महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे इस कॉन्टेक्स्ट के लोगों कि प्रेसिडेंट ने विजिट किया था। तो ये थी हमारी सेकंड न्यूज़, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है मैं सोचता हूँ उसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो यप, आई थिंक वी शुड कवर द नेक्स्ट न्यूज़ ऑल्सो। So startups in India after startup policy. So as you know, बिहार में हमने startup policy को start कर चुके हैं. So after the introduction of startup policy, 502 startups has been opened in बिहार. So startup policy के start करने के बाद से तो क्या जाता है कि अराउंड 502 स्टार्टअप्स ओपन हो चुके हैं बिहार में। सो आउट ऑफ विच 79 आर लेड बाय वुमेन, तो एक अच्छा नंबर है, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव ऑलरेडी रिसीव फंडिंग ऑफ अराउंड 25 करोड़, सबको 25 करोड़ के आसपास की फंडिंग भी मिल चुकी है। कंसिडरिंग द पोटेंशियल इन स्टार्टअप सेल्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 37 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। और ये जो हमारा पोटेंशियल दिख रहा है इन स्टार्टअप्स को देख के, तो उसमें स्टार्टअप सेल्स भी खोले गए हैं इन 37 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। सो स्टार्टअप्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन 14 different sector of states. Most of our IT, ITES, agri-tech and allied and e-commerce sectors. So basically जो हमारे अलग अलग 14 sectors हैं, इनमें most probably जो मतलब majority of the sectors हैं वो ये sectors हैं जिनमें हमारी जो startups हैं रजिस्टर हुए हैं। So sector wise कुछ ये परसेंटेज बनता है। थोड़ा अगर इसे हम देखा जाए तो ट्रैवल एंड टूरिज्म का 3%, AIML डीप टेक में 3%, कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट में 5%, 4% 5%, IoT ड्रोन्स रोबोटिक्स में 6%, ग्रीन एनर्जी में 6%, इलेक्ट्रिक व्हीकल में 9%, फैशन एंड अपील में 9%, हेल्थ केयर में अच्छा है 10%, ITES में 12%, एग्रीटेक में 11%, ई कॉमर्स में 11%, एडटेक में भी 9%। तो एक अच्छा है, मतलब हमने बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं 15-20% किसी डोमेन में चले गए और किसी डोमेन में पीछे हुए, हम इक्वली हर डोमेन में सही काम कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्टअप इंडिया वाज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच इन 15 अगस्त 2025, ठीक है। इसका स्टार्ट किया गया था। सो स्टार्टअप इंडिया कैंपेन का काम था प्रमोट करना स्टार्टअप टैलेंट इन इंडिया, जो कि प्रोवाइड करेगा कंडीशनल टैक्स एक्सेम्पशन। सो कंडीशनल टैक्स प्रोवाइड कर रहा है कंडीशनल टैक्स एक्सेम्पशन, और इस स्कीम के हिसाब से ऑल इंस्टीट्यूशन विल गेट टैक्स एक्सेम्पशन इन प्रॉफिट अर्न फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो मतलब आपको जो 3 साल तक जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको थोड़ी एक्सेम्पशन मिलेगी, एटलीस्ट 3 साल तक जो आप प्रॉफिट अर्न करोगे। तो ये थोड़ा हमारा जो स्टार्टअप सिचुएशन थी बिहार की, जो स्टार्टअप जो हमारा सेक्टर चल रहा था अभी, उसके बारे में थोड़ी बातें हुई हैं, ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो एक तो न्यूज़ ये हो गया, चलो एक न्यूज़ और कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो जो डॉक्टर अभिषेक आनंद बिहार के हैं, उन्हें इनवाइट किया गया है एस्मो कांग्रेस 2023। सो रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम बिहार डॉक्टर अभिषेक आनंद को इनवाइट किया गया है एस्मो कांग्रेस 2023 के लिए, जो कि स्पेन में हेड हुआ है, ठीक है। अब इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूरोपियन सोसाइटी फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, और इसे इस पर्टिकुलर डे के लिए ऑर्गेनाइज हुआ था, मैड्रिड स्पेन में हुआ था, और इन विच डॉक्टर आनंद प्रेजेंटेड हिज रिसर्च ऑन कैंसर। सो इन्होंने अपनी रिसर्च जो इन्होंने कैंसर पे की उसके बारे में बताया। अब ये एस्मो कांग्रेस क्या है इसके बारे में जान जाए तो दिस इज यूरोपियन सोसाइटी फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो एस्मो कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड by this organization serve as an important platform for the oncology community. The ESMO Congress generally holds special importance in the field of medicine oncology as presentation of research and clinical data. Basically न्यूज़ बस इतनी है कि हमारे एक renowned जो oncologist हैं बिहार के डॉक्टर अभिषेक आनंद, उन्हें एस्मो कांग्रेस में बुलाया गया, उन्होंने अपनी कैंसर को लेकर रिसर्च को बताई। और एस्मो कांग्रेस क्या करती है, बेसिकली एक यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जो कि बेसिकली रिसर्च करती है कि कैसे कैसे बेटर क्लिनिकल मेथड्स निकाल सकते हैं, बेटर वेज निकाल सकते हैं लोगों को ट्रीट करने, ठीक है। सो आज के लिए सेशन के लिए अच्छा है, मुझे लगता है ये 3 टॉपिक्स हमने किए। और मैं एक और चीज़ लेकर आ रहा हूँ यार, जैसे कि टॉपिक्स कभी कुछ बड़े होते हैं, कभी कुछ छोटे होते हैं, तो आफ्टर एवरी 3 एपिसोड्स हम एक रिवीजन एपिसोड लेकर आएंगे, कि उसमें हमने जो पहले 3 सेशंस में जो भी बातें करेंगे, जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे,
उसका एक प्रॉपर क्विक रिविजन कर रहे होंगे कि चीज़ें हमें तुरंत की तुरंत ही समझ में आ जाए। ठीक है, सो आई आपको बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा इस वीडियो के लिए। टिल देन, गुड बाय।